Hello students, welcome back to the next lecture of digital signal processing. This is the last lecture of the windowing. Previous lecture में हम लोगों ने हैमिंग, हैनिंग, रेक्टेंगुलर, ब्लैकमैन सभी विंडोज का बेसिक पढ़ा था और साथ में न्यूमेरिकल पर भी हमने एक सेपरेट लेक्चर किया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी डिजिटल एफआईआर फिल्टर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है थ्रू विंडोइंग मेथड, तो मेरे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं। पहला क्या होता है? साइड लोब्स। तो इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू सप्रेस द साइड लोब्स। तो साइड लोब्स का सप्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एफआईआर फिल्टर। दूसरा का हमारा इशू क्या था? मेन लोब। मेन लोब की विड्थ इज अगेन अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर। और पुराने जितने भी मेथड्स थे जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर विंडो में गिब्स फिनोमेना भी होता है। प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास हमेशा साइड लोब के सप्रेशन और मेन लोब की विड्थ के बीच में ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों के लिए शब्द नया होगा। ट्रेड ऑफ का मतलब यह है कि अगर मैं एक चीज अचीव करना चाहूंगा तो दूसरी चीज में प्रॉब्लम होगी। We have to achieve one thing at the cost of the other thing. If I am, if I wish to reduce the width of the main lobe, my side lobes will increase. Or in order to suppress the side lobes, आपने देखा था ब्लैकमैन विंडो में the main lobe का width was increasing. So there is always a trade-off. मतलब we don't have a separate method to control both the mechanisms. एक साथ मैं एक को करूंगा तो दूसरा इफेक्ट होगा। मेरे पास सेपरेट प्रोविजन नहीं था दोनों को हैंडल करने का। और यही वो जगह है जहां पर माई केजर विंडो इज बेटर देन ऑल द अदर विंडोज। इट प्रोवाइड्स अ सेपरेट मैकेनिज्म टू कंट्रोल दीज टू पैरामीटर्स। ये दोनों इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए मेरे को सेपरेट मेथड प्रोवाइड करती है केजर विंडो। ठीक है ना? तो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो केजर विंडो में मुझे ध्यान रखने हैं, एक है मेरा m, जो टेक्निकली यहां पर m+1 होता है, एंड आई कॉल इट द लेंथ ऑफ माय फिल्टर। ओके, दिस बिकम्स द लेंथ ऑफ माय फिल्टर। एंड द अदर पैरामीटर इज बीटा। दिस इज द शेप पैरामीटर। दिस इज माय शेप पैरामीटर। ठीक है ना? तो ये दो पैरामीटर हैं जो परफॉर्मेंस को गवर्न करते हैं, या जो दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट या दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केजर विंडो के फंक्शन में। मैंने यहां पर केजर विंडो का फंक्शन लिखा हुआ है। अब इस विंडो के फंक्शन में खास बात देखिए, मेरा जो अल्फा है, एक अननोन वेरिएबल है अल्फा। यहां पर दिस अननोन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन m। m+1 इज द लेंथ ऑफ द फिल्टर। तो देखिए, अगर फिल्टर का लेंथ m+1 है तो मेरा n कहां से कहां तक जाता था? जब मेरा फिल्टर का लेंथ था m तो मेरा n जाता था m-1 तक। अब की बार मैंने फिल्टर का लेंथ बोला है m+1, तो मेरा m कहां तक जा रहा है? मेरा n कहां तक जा रहा है? m तक। ठीक, एंड दिस इज 0 अदरवाइज। अब यहां पर एक तो अल्फा हो गया, दूसरा ये देखिए, दिस बीटा इज माई शेप रिलेटेड पैरामीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके लिए हमारे पास सेपरेट फॉर्मूला है, अभी आते हैं उस पर। एंड दिस I0 बीटा, भाई I0 beta is the argument of I0 here, but what is I0? I0 is your, this I have written, this is a zero order modified Bessel's function. तो हमें बेसेल फंक्शन कैलकुलेट नहीं करना होगा, मुझे अपना आंसर इसी I0x के फॉर्म में देना होगा। देखिए, मुझे तो WKN से मतलब है ना। क्यों इससे मतलब है? क्योंकि इसको जब मैं HN से मल्टीप्लाई कर दूंगा, HDN से मेरे को HN और HDN दो ही चीजें चाहिए होती है। ठीक है ना? तो HDN तो मैं कैलकुलेट करूंगा ही करूंगा H ऑफ E J ओमेगा से, इससे H ऑफ E J ओमेगा टाउ। आपको याद है मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। तो खैर वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। ठीक है ना? तो दिस I0 इज योर जीरो ऑर्डर मॉडिफाइड बेसेल फंक्शन। अब द बिग एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मैं ये W के विंडो फंक्शन के पैरामीटर्स निकालूं कैसे? तो देखो, आपके सेमेस्टर में केजर विंडो का क्वेश्चन थ्योरी में आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, याद नहीं हो रहा है। याद इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप सीक्वेंशियली नहीं पढ़ते हो। मैं आपको बहुत सीक्वेंशियली बताऊंगा। अब ये सबसे पहले इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स पे आते हैं। ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हमने एफआईआर फिल्टर के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। जो लोग लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है ये सब क्या है।
This is my pass band. This is my pass band. This is my stop band. This happens to be my stop band. And this is my transition band. ठीक है ना, ये मेरा ट्रांजिशन बैंड है. These are the values, रिपल्स की लोअर और अपर लिमिट. पास बैंड में, ये स्टॉप बैंड में. एंड ओमेगा पी एंड ओमेगा एस आर एज फ्रीक्वेंसीज. दीज आर एज फ्रीक्वेंसीज. ओमेगा पी किसकी है? पास बैंड की एच फ्रीक्वेंसी. ओमेगा एस क्या है? स्टॉप बैंड की एच फ्रीक्वेंसी. अब यहां पर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. जब मैंने ये ग्राफ बताया था तब इस फॉर्मूले की बात हुई थी. ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में यहीं से हम सारा डेटा उठाने वाले हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. न्यूमेरिकल में यहीं से मुझे सारा डेटा मिलेगा. एच ऑफ ओमेगा, राइट. मतलब आपको कुछ भी दिया हो यहां पे, आपको उसे 1 माइनस और 1 प्लस के फॉर्म में करना है. जैसे आपको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये यू हैव टू डिजाइन एन FIR फिल्टर यूजिंग केजर विंडो. अब पहला काम मेरा यही होता है, हम दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं. अभी क्वेश्चन पे आते हैं. पहला काम मेरा यही होता है कि मुझे इस फंक्शन को अपने इस स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करना है. ठीक, तो अब यहां पर देखो 1 माइनस डेल 1 है, 1 प्लस डेल 1 है. तो मैं यहां पर इसको कैसे लिख सकता हूं? मुझे 0.99 को मैं क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं 1 माइनस 1 में से क्या करूं? 0.01. तो मुझे 0.99 मिल जाएगा. और इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस 0.01. ठीक है, तो मेरा फंक्शन कैसे बन जाएगा? मॉड ऑफ एच ऑफ ई जे ओमेगा. ये मेरा लाई कर रहा है 1 माइनस 0.01 से 1 प्लस 0.01. ठीक है ना. तो अब जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ऐसा करने से आपको फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से आपको यहां से देखो आप, तो ये मेरा एक्सप्रेशन था. आपको डेल 1 मिल गया, आपको डेल 2 मिल गया, आपको ओमेगा पी मिल गया. ठीक है, मैं सीधे फंक्शन से कंपेयर कर रहा हूं. तो मुझे यहां पर डेल 1 मिल गया 0.01, डेल 2 मिल गया 0.01 और ओमेगा पी मिल गया 0.19 पाई. देखो जैसे एक्सप्रेशन है बिल्कुल वैसे ही मुझे करना है, कुछ भी नया नहीं है. फाइन, मेरे को डेल 1 डेल 2 का वैल्यू मिल गया, डेल 2 का वैल्यू, और यहां से मेरे को ओमेगा एस भी मिल गया, यहां से मेरे को ओमेगा एस भी मिल गया. तो मैं यहां पर ओमेगा एस भी निकाल सकता हूं. सॉरी, ये डेल 1 ही है मेरा. दिस इज ओमेगा 2. यहां से मैं ओमेगा एस भी निकाल सकता हूं. तो मैंने ओमेगा एस भी निकाल लिया 0.21 पाई. ठीक है ना. तो सबसे पहले जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है वहां से मैं इतनी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं. तो चलिए वापस आते हैं कि आगे क्या करना है. तो या तो आपको डेटा के फॉर्म में दिया होगा इंफॉर्मेशन, या ग्राफ दिया होगा, कुछ भी दिया हो. मैं इस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, MR इज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, इस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की हेल्प से मैं अपने डेल 1 डेल 2 और ओमेगा एस ओमेगा पी निकाल सकता हूं. नेक्स्ट मुझे चाहिए डेल. आई नीड डेल. डेल इज नथिंग बट द मिनिमम ऑफ डेल 1 एंड डेल 2. फॉर्मूला नोट कर लीजिए. डेल इज द मिनिमम ऑफ डेल 1 एंड डेल 2. और नेक्स्ट स्टेप में मैं निकालता हूं ट्रांजिशन बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा, विच इज ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी. और लास्ट में मैं निकालता हूं एटीन्यूएशन. ठीक है ना. फॉर्मूले फिक्स हैं. देखो डेल मुझे मिल गया, डेल 1 और डेल 2 में से जो मिनिमम है वही मेरा डेल हो गया. डेल आते ही मेरा एटीन्यूएशन आ गया. एटीन्यूएशन के साथ साथ मेरे को ट्रांजिशन बैंडविड्थ भी मिल गई. और अगर मेरे को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी बाई 2. तो यहां से मेरे को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी मिल गई. तो अगर मैं वापस अपने फंक्शन पे आऊं, पैरामीटर पे आऊं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा. पहला था m, दूसरा था बीटा. ठीक, तो m अब मैं निकाल सकता हूं तब तक जब तक मुझे a ना मिल जाए. तो a मैंने यहां से निकाल लिया, तो अब मैं m निकाल सकता हूं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर m. फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. दिस इज द फॉर्मूला फॉर m. और बीटा निकालने का ये रहा फॉर्मूला. दिस इज अ सेपरेट फॉर्मूला फॉर
कैलकुलेटिंग बीटा। जस्ट यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। बीटा तब निकलेगा जब मुझे ए का प्रॉपर रेंज मिल जाएगा, ठीक है ना। आप देखो जब ए 50 या उससे बड़ा है तो बीटा ये होगा, जब ए 21 से 50 के बीच में है तो बीटा ये होगा, और अगर ए 21 से छोटा है तो बीटा 0 होगा। तो चीजें सीक्वेंशियली रिलेटेड हैं। अगर मैं आपको इसको एक फ्लो चार्ट से समझाना चाहूं तो देखो del 1 del 2 इनका जो मिनिमम वैल्यू है ये मुझे डेल दे देगा, राइट। एक बार मेरे पास डेल आ गया तो मुझे ए मिल जाएगा, एक बार मुझे ए मिल गया तो मुझे एम मिल जाएगा, और ए और एम मिलते ही मुझे बीटा मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी बीटा। क्यों मेरे लिए बीटा इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अगर आप बेसिक उस पर जाओगे यहां तो देखो बीटा इज व्हाट आई नीडेड, तो बीटा निकालते ही आपका सारा काम खत्म। आपको ध्यान रखना है, आपको बीटा करेक्टली निकालना है। एक बार आपने बीटा निकाल लिया तो आपको ओमेगा के एन मिल जाएगा, और अगर आपको एक बार ओमेगा के एन मिल गया तो इसके बाद तो कोई नया स्टेप नहीं है, फिर मेरे को वही करना है जो मैं अभी तक करता आ रहा था। एच डी ओमेगा मुझे मालूम है बेसिक फॉर्म, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, वैसे मैंने पुराने लेक्चर में लिखा हुआ था। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में ही हो, खैर अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने पुराने लेक्चर में लिखा हुआ था आपका हमेशा वो साइन एन माइनस टाउ के फॉर्म में ही आता है। दिस वॉज द एक्सप्रेशन। साइन, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी रिवाइज कर लो। साइन ओमेगा सी एन माइनस एम माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई, साइन का पूरा डिवाइड करो, इसको यहां से हटाओ ऐसे। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव बीन यूजिंग सिंस प्रीवियस लेक्चर, राइट। दिस इज माई एक्सप्रेशन तब जब n इज नॉट इक्वल टू m माइनस 1/2, जब n की वैल्यू m माइनस 1/2 के बराबर होती है तो ये ओमेगा c अपॉन पाई आ जाता है, राइट। ये क्लियर है, पुराने लेक्चर से लिख रहा हूं मैं, ये एच डी ओमेगा है, दिस इज माई एच डी ओमेगा। अल्टीमेटली एक बार एच डी ओमेगा आ गया तो मेरे को कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा केजर विंडो के क्वेश्चन में आपको मॉडिफाइड बेसेल्स फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी है। You just have to write the expression for the impulse response, correct expression, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन के रेफरेंस में कर देते हैं एंड उसके बाद ये आपका ओवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए del 1 और del 2 में निकाल चुका था, तो सबसे पहले मैं del से स्टार्ट करता हूं। del was the minimum of del 1 and del 2। देखिए सिर्फ फॉर्मूले यूज करने हैं, दोनों एक ही है, तो del का वैल्यू आ गया 0.01। तो जो चीजें निकलती जा रही है मैं साइड में लिखता हूं। यहाँ पर मेरा डेल आ गया 0.01, ठीक है ना। डेल के बाद मुझे क्या निकालना है? डेल्टा ओमेगा निकालना है। डेल्टा ओमेगा इज ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी। फॉर्मूले में ओमेगा एस और ओमेगा पी की वैल्यू, दिस इज ओमेगा एस, दिस इज ओमेगा पी, तो डेल्टा ओमेगा कितना आ जाएगा? दिस विल बी 0.21 माइनस 0.19, और पाई को बाहर ले ले तो दिस विल बी 0.02 पाई, राइट। अब डेल आ गया है तो ए निकाल सकता हूं। ए इज -20 log बेस 10 डेल, वैल्यू पुट कर दीजिए -20 log बेस 10 इंटू 0.01। इसको सॉल्व कर लोगे, ए का वैल्यू आ जाएगा 40। अब जरा ध्यान से देखो, वापस आते हैं अपने फंक्शन पे। ए का वैल्यू 40 है, अगर यस यहां पे आते हैं, ए का वैल्यू अगर 40 है तो ए इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। दिस इज द कैटेगरी वेयर ए फॉल्स, तो दिस विल बी माई बीटा, राइट। दिस विल बी माई बीटा, तो मैं यहां से बीटा लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं बीटा लिखने की कोशिश करता हूं। अगर एल्गो याद है तो चीजें बहुत आसान है। बीटा इज 0.5842 a minus 21 0.4 plus 0.07886 a minus 21।
एक चीज मैं आपको बताऊं, सालीवाहनन का ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लगभग सभी बुक्स में है, तो न्यूमेरिकल अगर आएगा तो यही आपके सेमेस्टर में आ जाएगा, इसको बार बार कर लेना, बहुत इजी कैच है। बीटा इज 3.395, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, मेरे पास आंसर लिखे हुए हैं, बीटा इज 3.395, ठीक है ना। अभी ओमेगा सी मेरे को और निकालना है, ओमेगा सी वॉज नॉर्मलाइज्ड, मुझे नॉर्मलाइज्ड फिल्टर है ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी पड़ेगी। ओमेगा सी विल बी ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी बाई 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, ओमेगा सी तुम्हारा आ जाएगा 0.2 पाई। अब देखो तुम्हें डेल मालूम है, डेल्टा ओमेगा ए बीटा ओमेगा सी, क्या नहीं मालूम है तुम्हें, एम नहीं मालूम है। एम की वैल्यू क्या है, a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2.285 इंटू डेल्टा ओमेगा, ठीक। तो यहां से m आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ये आएगा 222.88, जिसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 23 कर सकता हूं। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको, m का वैल्यू है 23, अब m का वैल्यू इज वेरी लार्ज, द वैल्यू ऑफ m इज वेरी लार्ज। क्यों लार्ज है, क्योंकि आपका ट्रांजिशन बैंड देखो बहुत छोटा है। फाइन, अल्फा का वैल्यू m/2 एक्सप्रेशन में लिखा हुआ था, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा दिस इज 223, तो 223/2 ये आएगा 111.5, ठीक। अल्फा आ गया, बीटा आ जाएगा, यहां से आपका बीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बीटा इज दिस। अब आपके पास अल्फा है, आपके पास बीटा है, आपने कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है इस पर्टिकुलर जगह। अल्फा आपके पास है, बीटा आपके पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं फंक्शन लिख रहा हूं, क्या आएगा, इसी के बगल में लिखता हूं ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। तो आपका WKN दिस विल बी बड़ा सा I0, बीटा इज योर 3.395, 1 माइनस n माइनस अल्फा, n माइनस 111.5 डिवाइडेड बाई 111.5, इसका स्क्वायर, इसका 1/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई I0, बीटा की जगह 3.395, ये 0, यहां पर जब ऑर्डर रखोगे तो n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू m, m कितना है 223, क्लियर। तो दिस विल बी माई ओमेगा के एन, हाफ द जॉब इज डन। ओमेगा के एन मेरे पास आ गया, मेरे को hn निकालना है, hn इज HDN इंटू ओमेगा के एन। HDN की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपके सामने लिखा था, यहां पर एक चीज देखिएगा, HDN मैंने अभी लिखा था, दिस वाज साइन ओमेगा सी एंड n माइनस m माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई पाई n माइनस m माइनस 1/2। बट यहां पर देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैं बोलता हूं लेक्चर पूरा देखा करिए, यहां पर m-1 है, बट मेरा फिल्टर का ऑर्डर m+1 चल रहा है, तो मेरा फॉर्मूला यहां पर चेंज हो जाएगा बेटा। मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा दिस विल बी n माइनस m/2 और यहां पर n माइनस m/2, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर n इज नॉट इक्वल टू m/2 and this will be omega c upon pi for every n is equal to m/2। क्लियर है, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। वंस आपने HDN, अब सारी वैल्यूज रख दीजिए, m की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा c की वैल्यू आपके पास है, दिस विल बी, अब वैल्यू पुट कर लोगे, सभी अननोन्स निकाल चुका हूं, और फाइनली आपको आंसर में कुछ नहीं करना है, आपको HN की वैल्यू लिखनी है, this HDN multiplied by WKN, right? This will be the end of the Kaiser window, and with this we have completed the windowing part. You'll 110% get a full mark question from the previous 3 lectures. बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत लेंदी नहीं है, ये भी अराउंड 20 ऑड मिनट्स के आसपास होगा, उससे भी कम का ही होगा। So I guess
इट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज फार एज विंडोइंग इज कंसर्न। नेक्स्ट क्लास में हम एरर देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्यों क्वांटाइजेशन एरर का जरूरत पड़ता है। वी आर नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ यूनिट 3। फाइन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।